हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं जागृति। मैं ऑलरेडी वर्ग 2 में सिलेक्टेड हूं। तो आज मैं आप सभी को मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने फॉलो किया, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। एक चीज़ मैं आप सभी से शेयर कर देना चाहती हूँ कि मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम जो है वो 2021 से देना स्टार्ट किया था और उसी टाइम से 4 टाइम्स मैंने वो क्लियर किया है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मार्क्स मेरे कहीं ना कहीं कम हो रहे थे। और ये कम क्यों हो रहे थे, तो ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करने वाले वर्ग 2 के जो प्रीलिम्स है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अभी 2026 में उसका प्रीलिम्स होना है, तो आपको उसके लिए क्या अप्रोच अभी से फॉलो करनी है और कैसे कैसे स्टडी करनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो ये है मैंने अपने टैब में निकाल करके रखा है सिलेबस प्रीलिम्स का। तो इसी के थ्रू मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये मैंने कैसे स्टडी की। और मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, मोस्टली 3 मंथ्स मैंने स्टडी किया था और सिर्फ मैंने अपना प्रैक्टिस किया था। तो आगे मैं आपको ये सब सारी चीज़ें बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताना चाहती हूँ जो चीज़ें मैंने गलती की और जो गलतियाँ मैंने की हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप सभी वो गलतियाँ करें और आपके मार्क्स कम हो जाए जैसे मेरे मार्क्स कम हुए। तो आप सभी को वो चीज़ें भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले क्या हुआ कि 2021 में मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था और उसका रिज़ल्ट 2022 में आया था। तो उसमें मेरिट में मेरा नाम था और वो फर्स्ट टाइम था जब किसी एग्ज़ाम के में मेरिट में मेरा नाम आया है। तो मैं इतनी खुश थी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि नहीं यार, हम कर सकते हैं एग्ज़ाम का। ठीक है, एक बार अगर आपकी भी कोई एग्ज़ाम निकलती है ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हमारी एग्ज़ाम जो है हम क्लियर कर लेंगे। तो वही मेरे साथ में हुआ। 2021 में मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर में नाम आया, तो मेरी जो स्टडी थी वो बूस्टअप हो गई थी। 2022 में जब वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आया तो मेरा ये एम था कि मैं सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बैकग्राउंड में और भी सारे कुछ कोर्सेज कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर। मैंने एग्ज़ाम का जो था नोटिफिकेशन आया उस टाइम पे, तो मैंने देखा कि क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस देखने के बाद में मुझे सिलेबस बहुत फेमिलियर लगा, क्योंकि मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर में इंग्लिश का ग्रामर का वेटेज जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है 200 में से। तो उसके लिए मैंने काफ़ी स्टडी की थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब मुझे ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस पेडागोजी वगैरह पढ़नी है। तो मैं लग गई तैयारी में। मेरी जो ग्रामर जो फंक्शनल ग्रामर के जो टॉपिक्स थे, टेंस वाइज, ये सारी चीज़ें मैंने क्या किया, मैंने पहले से पढ़ा था तो रिवीजन किया। और मैंने जो है ग्रामर का जो कोर्स है वो यूट्यूब चैनल से ही किया था, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। इंग्लिश विद रानी मैम करके यूट्यूब चैनल है, तो मैं उन्हीं से इंग्लिश मैंने पढ़ा था पहले भी। तो उनकी जो जैसे से वीडियो आती थी, प्रैक्टिस की जो जो वीडियोज़ रहती थी, तो वो सारी वीडियोज़ के थ्रू मैंने प्रैक्टिस किया। ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी की इंग्लिश अलग है, बैंकिंग की इंग्लिश, बस लेवल अलग अलग होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है। अगर आपने एसएससी की इंग्लिश के लिए भी पढ़े हैं, तो बाकी जो इंग्लिश है स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है तो वो आपको ईजी लगेगी, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है मैम काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप जा करके विजिट कर सकते हैं उनका चैनल। तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था। जैसे मैम की वीडियोस आती थी वो कैब की, ग्रामर की, और जो पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह इसकी, तो मैं उनसे देख देख करके उनको सॉल्व करती थी। और टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, उससे मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। और जब नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट ही दिया था, क्योंकि सिलेबस देखा तो मुझे वो फेमिलियर लगे सारे टॉपिक्स। तो मैंने डायरेक्ट सोचा कि एक बार मैं मॉक टेस्ट देकर देखती हूँ कि उसमें मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो क्योंकि प्रीलिम्स इसके पहले हुआ नहीं था, लेकिन टेक्स्ट बुक ने जो था वो मॉक टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट कर लिया था। तो मैंने पहले मॉक टेस्ट दिया, फिर मॉक टेस्ट देने के बाद में मेरे मार्क्स 85 कुछ थे। मैंने सोचा ठीक है, अभी एग्जाम को थोड़ा टाइम है तो मैं इसे कवर कर लूँगी, मार्क्स मेरे बढ़ जाएंगे। अगर आपकी वोकैब ठीक है तो क्लोज टेस्ट, पैसेज और फिर पैराजम्बल्स वगैरह में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वोकैब को भी इक्वल प्रायोरिटी देना ही है। ऐसे करते करते मैंने अपना
ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट था वो किया था। अब हम बात करते हैं कि वर्ग 2 का जो सिलेबस है वो कैसा है। 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा वर्ग 2 का सिलेबस। तो एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज और दूसरा है पेडागोजी। तो जो फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज वो पूरा ग्रामर बेस्ड है। तो आप ना, अगर आपको लगता है कि आप कोर्स लेने के बाद में ज़्यादा कंसिस्टेंट और कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि कोर्स क्या करता है, हमको एक डिसिप्लिन देता है कि हम डेली डेली उसकी स्टडी करें, प्रॉपर हमें एक गाइडेंस मिल जाता है। और जैसे यूट्यूब में है, अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हैं, आप अगर खुद से डिसिप्लिन है तो फिर आप यूट्यूब से भी सर्च कर करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ मिल जाती है। तो आप क्या करें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, वो हमारा सिलेबस होता है। मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट से निकाल के रख लिए थे और मैं उसे ही डेली डेली देखती थी और सर्च करती जाती थी। जैसे मुझे मैंने एक ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्ट से, तो हर एक टॉपिक को मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी, उसकी प्रॉपर क्लास नोट्स बना लेती थी, पढ़ लेती थी। मेरी स्टडी प्रॉपर सिलेबस पर ही बेस्ड थी। जैसे मुझे कोई टॉपिक आज स्टार्ट करना है, आज मेरा फर्स्ट डे, तो मैं क्या करती थी कि फर्स्ट टॉपिक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको मैंने पढ़ा। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो प्रैक्टिस हम बहुत पहले से ही कर रहे होते, तो वो ये डेली चलते रहती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपने 2 क्लास आज लगा ली, 2 क्लास कल लगा ली, ऐसे ऐसे करके आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करना है। ठीक है, आप इसके लिए न्यूज़पेपर वाला भी देख सकते हैं, एडिटोरियल जो होता है वो देख सकते हैं, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। लेकिन जो पोम वाला है, पोम से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए ना मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया और वो उन्होंने क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th ऐसी पोम्स के ना जो पैसेजेस है वो रेडी करके उसके क्वेश्चन समझाए, उससे आंसर समझाए, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, ये सब मैं इंडिविजुअली सर्च कर करके मैं पढ़ती थी। उसके बाद में फिर वोकेब वाला जो सेक्शन है, वोकेब वाला पूरा सेक्शन मैंने इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल से किया, प्लस निमिषा बंसल मैम से किया था, प्लस जो भी अदर टीचर्स है जो वोकेब की प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक से मैंने वोकेब की कुछ प्रैक्टिस कर ली थी। तो ऐसे जहाँ जहाँ से मुझे प्रैक्टिस करने के सोर्सेस मिलते थे तो मैं वहाँ से वो चीज़ें प्रैक्टिस कर लिया करती थी। देन फिर फंक्शनल ग्रामर की बात आती, तो फंक्शनल ग्रामर में भी क्या है, जैसे आपको पढ़ना है टेंस, तो टेंस के लिए भी यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस रखी हुई है। कोई भी टीचर आपको टेंस के कॉन्सेप्ट समझा देगा। आपको जिस भी टीचर से टेंस के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं आप उनसे कर लीजिए। उसके बाद में आप जो है वो देखिए कि जो टीचर आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा है प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनसे उनसे जो है वो स्टडी कर लीजिए। जैसे कि मैं तो रानी मैम से ही प्रैक्टिस करती थी, तो आप उनका चैनल विजिट कर सकते हैं कि उसमें उन्होंने स्पॉटिंग एरर्स के थ्रू सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं। साथ ही में बहुत सारी उनके जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के मिल जाएंगे। राइटिंग में लेटर वगैरह के लिए मैंने फिर से यूट्यूब में आप सर्च कर लोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मैं आपको पूरे फ्री सोर्सेज बता रही हूँ जिसमें आपको सिर्फ अपना डाटा लगना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ आप अभी फॉलो, अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो ये चीज़ आप अभी फॉलो करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसका फ्रूट नहीं मिल रहा है, मुझे कोर्स परचेस कर लेना चाहिए, या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मॉक्स में, तो फिर आप अपना कोर्स जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आप 1 मंथ इस चीज़ को फॉलो करके देखिए और आप चाहे तो अभी पूरा सिलेबस जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक यूट्यूब पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद में फिर बात करते हैं हम पेडागोजी की। इंग्लिश की पेडागोजी काफ़ी टीचर्स ने पढ़ाए हैं, तो वो मैंने जो टॉपिक्स हैं हमारे इंग्लिश पेडागोजी के वो सर्च कर करके पढ़े थे। और साथ ही में अगर आपने बीएड किया है तो आपके सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था तो उसमें तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वो तो पूरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट ही है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको इजीली आपने पढ़ी होगी और मिल जाएगी। तो पेडागोजी भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी चीज़ें आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप जो है वो या तो कोई बुक परचेस कर ले या तो फिर आप कोई कोर्स ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। कुछ इस तरह से मैंने अपना इंग्लिश सब्जेक्ट जो था वो प्रीलिम्स के लिए रेडी किया था। और मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ फॉलो की थी वो मैंने प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मेरा कोर्स पहले हो चुका था। तो मैंने जब नोटिफिकेशन आया, मैंने सिलेबस देखा, तो मैंने कोर्स कंप्लीट करने में टाइम वेस्ट नहीं किया था। मैंने ऑलरेडी पिछले एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रखा था,
तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि वो जो नोट्स थी उनके शॉर्ट नोट्स बना लिया। जैसे रानी मैम का 60 इंपॉर्टेंट रूल्स था वो पढ़ लिया था। फिर ऐसे ही और टीचर्स हैं उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे वो पढ़ लिया था। ऐसे शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए। रिवीजन के लिए मैंने एक कंप्लीट अलग कॉपी बना ली थी जिसमें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रखे थे। अपना जो मॉक टेस्ट मैं देती हूँ उसमें मेरे मार्क्स कितने कहाँ कम हो रहे हैं ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे थे। जो चीज़ें मुझे रिवाइज़ करनी है डेली डेली बार बार वो चीज़ें मैं लिखती थी वहाँ पर। तो ऐसे करके मैंने एक नोट्स बनाई थी जिसमें प्रॉपर मैंने रिवीजन वाला मटेरियल ही लिख करके रखा था। एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने सिर्फ उसे ही रिवाइज़ किया था। ऐसे मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया था। अच्छे मार्क्स थे मेरे और मैंने यूआर से क्वालिफाई हुआ था। और कुछ चीज़ें जो ऐसी थी जिसकी वजह से ना मेरे मार्क्स बढ़ सकते थे पर वो मेरी गलती की वजह से कम हो। तो हुआ क्या था कि जब मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रही थी तो फिर इसका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आया। और फिर मुझे क्या लगता था कि नहीं मैं तो एसएससी स्टेनोग्राफर को आगे मैं निकाल ही लूँगी। 2022 में मेरा एम था कि मुझे क्लियर करना ही है। तो मैं उसका भी सिलेबस पढ़ते जा रही थी हर दिन। जैसे मुझे रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। तो ये चीज़ ना मेरे लिए मुझे लग रहा था कि मुझे ना बाद में छोड़ देनी चाहिए थी। जैसे मेरे एग्ज़ाम को दो महीने बाकी थे तो मुझे छोड़ देना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वो पढ़ते जा रही थी। तो एक चीज़ मैं आप सभी से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप ना जब किसी एक एग्ज़ाम को एम करके चल रहे हो तो आप उसी के लिए 100% दो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है उस एग्ज़ाम के लिए भी, बिल्कुल नहीं। आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, उसी को टारगेट करते हुए पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए देने के लिए कंफर्टेबल हूँ तो आप उसको दें। लेकिन आपको आपका ज़्यादा फोकस जो है वो आपका उसी एग्ज़ाम में होना चाहिए जो जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा 100% सिलेक्शन इस चीज़ में हो जाएगा। तो आपको सिर्फ उसी का पढ़ना है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। हर दिन हर सब्जेक्ट हर दिन आपको पढ़ना है। अब क्या है हमारा इंग्लिश है तो बाकी जो 30 मार्क्स है 120 मार्क्स का हमारा इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट होता है वो पूछता है। जैसे मेरा इंग्लिश था तो इंग्लिश पूछा था 120 मार्क्स का। 30 मार्क्स का जो था वो मिसलेनियस था जिसमें 10 मार्क्स की पेडागोजी थी, बाल विकास था। और बाकी जो था 5 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ऐसा पूछा था और जीएस पूछा था। तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा मेरे लिए मतलब ये चीज़ मैंने स्किप कर दी थी। मैंने पढ़ा नहीं था पहले से, मुझे जो चीज़ें पता है ठीक है। मैंने ज़्यादा फोकस इंग्लिश ही पढ़ा था, मैंने ज़्यादा इंग्लिश ही पढ़ा था। और हिंदी में मैंने जो समास है, रस है, छंद है, अलंकार है जो मुझे लग रहे थे कि ये आते हैं, ये आती ही है टॉपिक, तो वही पढ़े थे। और हिंदी में आप ये भी पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे थे। मुझे अलंकार पूछा था और समास पहचानने के लिए पूछा था, तो ये आप पढ़ लेना। और बाकी मैथ्स 5 नंबर की मैथ्स थी। अगर आपकी मैथ्स पहले से अच्छी है तो आप प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स है वो देख लो कि उसमें क्या क्या पूछा है, वैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। और रीजनिंग में भी इजी पूछता है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी तो आपसे रीजनिंग भी बन जाएगी, बहुत इजी पूछता है। फिर जीएस है तो एमपी का जीके पूछा था और करंट अफेयर्स पूछा था। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स का मैंने कैसे स्टडी किया था। और अब मैं आपको एक अपनी तरफ से अच्छी वाली टिप्स देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को फॉलो करके स्टडी कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने आज टेंस पढ़ लिया, ठीक है, तो टेंस एक दिन में तो ख़त्म नहीं होता, 2 दिन तो चलते ही हैं। अच्छे से पढ़ोगे आप तो अगर आप इंग्लिश को हर दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं या 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 दिन तो चलते ही है, ठीक है। और आपको ख़त्म करना भी नहीं है एक दिन में कोई टॉपिक। ये नहीं कि सुपरफ्लुअसली पढ़ लिए और बस ख़त्म करना है, नहीं। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपका एक टॉपिक जो है वो 2 से 3 दिन चलेगा और वो चलना ही चाहिए। 2 दिन आपने जो टॉपिक है कोर टॉपिक उसे पढ़ लिया, देन आपका एक दिन पूरा रिवीजन और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो जैसे आपने टेंस पढ़ लिया तो 2 दिन वो चला, प्लस एक दिन पूरा रिवीजन करोगे आप और उसके क्वेश्चंस लगाओगे। तो क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने टेक्स्ट बुक बताया आपको, जो भी एप्लीकेशन आप कंफर्टेबल हो वो पढ़ लेना। आपने पूरे वीक में कितने चीज़ें पढ़ी है, कितने टॉपिक्स पढ़े, पूरा रिवीजन प्लस एक फुल लेंथ आप मॉक टेस्ट दे दो। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो और जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं आप दो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो। उससे क्या होता है, एक तो आपका ना टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको पता चलता है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। हालांकि एमपी की एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है।
तो मैं तो 3-4 बार रिवीजन कर लेती थी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो काफ़ी टाइम मिलता है। तो वो एक तो हैबिट रहेगी कि आप पैसेज को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, आपकी पढ़ने की जो स्किल है वो डेवलप होगी, क्वेश्चन आपकी समझ जो है वो सब्जेक्ट के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रैक्टिस करो, पैसेज की प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास 9th-10th की बुक है और अगर आप कंफर्टेबल है कि आपको मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में करनी है, तो आप बुक पढ़ो। आपको क्योंकि मेंस के लिए तो पढ़ना ही है, तो अभी से स्टार्ट करो पढ़ने। उससे आपकी बेसिक जो सब्जेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो बढ़ेगी। आप समझ पाओगे कि जो सेंटेंस लिंक करते हैं तो वो कैसे लिंक करते हैं। ये चीज़ आपको पैराजंबल में हेल्पफुल रहेगी। वर्ग 2 बहुत ईजी एग्ज़ाम है, क्योंकि हमें ना इसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और एक ही सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करना है। तो आप ना बिल्कुल कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमारे इंग्लिश में हमने ग्रेजुएशन किया है बट इंग्लिश ग्रामर जो है वो हमारी वीक है। तो जिसका भी प्राइवेट से आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो डोंट वरी, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के लिए वो बढ़ती जाएगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो आपसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनने लग जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहले पहले महीने नहीं आएगा, दूसरे महीने नहीं आएगा, लेकिन तीसरे महीने ना आप खुद बिना पढ़े नहीं रह पाओगे। आपको लगेगा नहीं ये तो एडिक्शन है। मतलब मुझे भी एडिक्शन हो गया था इंग्लिश से। अभी भी मैं ना कोई काम नहीं है लेकिन मेरे पास में कुछ बुक्स रखी हुई है, ये इंग्लिश की बुक्स रखी हुई है जो मैं पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि ये क्या है कि एक बहुत अच्छी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने जो बेसिक है ग्रामर और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर के वो करने में, वो डेवलप करने में लगाइए। तो आपको जल्दी से जल्दी, अभी हम मान लेते हैं अगर हमारे पास में 6 महीने भी बचे हुए हैं, स्टार्टिंग के 2 महीने आप ये सोचिए कि नहीं मुझे तो ग्रामर का पूरा कोर्स ख़त्म ही करना है, पूरा पोर्शन ख़त्म करना है, मुझे हर एक टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, इसे ख़त्म करना है 2 मंथ्स में। तो फिर आप जनवरी से क्या करोगे, फ्रेश स्टार्ट करोगे। आप अभी से ले लीजिए कि आपको अभी से आप नवंबर से भी अगर स्टडी स्टार्ट करते हैं तो नवंबर और दिसंबर में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। देन जनवरी से आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ोगे ना डेली, तो भी आप एग्ज़ाम तक के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर लोगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या फिर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी की कमेंट का जवाब दे पाऊँ। और थैंक यू सो मच, आप मुझसे इतना इंटरेक्ट करते हो, मुझे अच्छा लगता है। एक फैमिली मिल गई है मुझे, एक फ्रेंड्स मिल गए हैं, क्योंकि मेरे ऐसे ही कोई फ्रेंड्स तो है नहीं ऑफलाइन। मैं ज़्यादा किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती हूँ, एक दो थे वो भी नहीं है, अब कोई नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन की जर्नी में सब छूट जाते हैं। जब आप किसी को टाइम नहीं दे पाते हो तो कोई फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं रहता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सब आपके स्टेटस लगाएंगे कि कंग्रेचुलेशंस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे संस्कृत की, क्योंकि मेरा संस्कृत से भी प्रीलिम्स क्लियर है, तो मैं संस्कृत के लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।